नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में से 4 दौर की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग 17 अप्रैल को होनी है। इस बीच देश में बेकाबू कोरोना से बने चिंताजनक हालात के बीच चुनाव आयोग ने बंगाल के सियासी मैदान में उतरी सभी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में यह बैठक कोलकाता सर्किट हाउस में बुलाई गई थी। इस बैठक में कोरोना गाइडलाइंस के पालन और कुछ पार्टियों को बाकी बचे हुए चुनाव को एक साथ कराने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी की स्थिति बिल्कुल साफ है, वो बाकी बचे हुए चुनावों को एक चरण में चाहती है। उधर बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग को सलाह दी गई है कि लोकतांत्रिक परंपरा का पालन किया जाना चाहिए, कोरोना गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए कहा, इस तरह के कदम के बारे में फैसला जनहित को देखते हुए लेना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, महामारी के प्रकोप के बीच पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले का हमने कड़ा विरोध किया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब आयोग से मेरा अनुरोध है, मेरी दरख्वास्त है कि आगामी सभी चरण एक ही बार में करवा लिए जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आखिरी 3 चरण के मतदान को एक बार में कराया जाएगा। तो आज इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़े अखाड़े में चर्चा। इसका देखिए, आप अगर आप बोलते हैं कि पूरा इलेक्शन बंद कर, यही आपका सजेशन है? Campaign cannot be stopped. Under what right do you have to take away the rights of people who are election commission tell us exactly what to do, what are the laws we will adhere to. इसका तो जिम्मेदारी था इलेक्शन इसका जिम्मेदारी था इलेक्शन कमीशन का। वो जो निर्देश वो दिया है, डायरेक्टिव जो दिया है, वो लागू होने के लिए वो जो बंदोबस्त करना था, इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं उन लोग सक्सेस हुआ। इसलिए हम लोग आज मांग किया है, जो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरा कीजिए। थैंक यू। परमिशन देंगे और कहेंगे कि कोविड-19 भी लागू हो, पॉसिबल है? ये अभी तो नहीं होगा, अभी तो नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन क्या चुनाव आयोग के पास नहीं है कोई भी प्लान बी? जिस तरह की स्थिति इस समय मुंह बाई खड़ी है, क्या चुनाव आयोग के पास कोई और तरीका नहीं है, कोई और प्लान बी नहीं है? कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना कितनी बड़ी चुनौती है। चुनावी रैलियां तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कराया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने, ये भी बड़ा सवाल है। राजनीतिक दल आखिरकार कितने जिम्मेदार माने जाए, और क्या जिंदगी से बड़ी हो गई है सियासी हार और जीत, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी नेता अरविंद सिंह जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता एमबी महेश जुड़े हुए, आपका बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद अमीन जी आप ही के पास आते हुए, ये चुनाव आयोग की किस तरह की तैयारियां है? ना तो चुनावी रैलियों में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है, तस्वीरें ऐसी कोई देखने को नहीं मिली है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का पालन किया जाता रहा हो, और ना ही जो मांग टीएमसी की तरफ से की जा रही है कि भाई सारे चरणों के चुनाव अब जो बाकी बचे हुए एक साथ करा लिए जाए, यह भी संभव नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार ये किस तरह की तैयारियां, सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए, ऐसा है, जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, हमेशा ये जितने दल हैं हमेशा किसी न किसी इशू पर हमारे चुनाव आयोग को घेरते रहते हैं और उसकी कमियां ढूंढते रहते हैं। सवाल इस बात का है कि याद होगा आपको, जब इससे पहले बिहार के चुनाव हुए थे, उस समय हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारी गाइडलाइन की थी और सबसे पहला चुनाव था और बड़ा सक्सेसफुल चुनाव हुआ। उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी और सभी ने प्रोटोकॉल का, हर पार्टी ने और पब्लिक ने, सभी ने मिलकर सहयोग दिया और उसी से चुनाव संभव हो सका। अब जहाँ तक सवाल है, इसी बात को देखते हुए चुनाव आयोग ने उन्हीं गाइडलाइंस पर इनको भी आगे चुनाव के लिए प्रदेशों को रखा था। देखिए, और प्रदेशों के हो चुके, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर
कि अलग सडन ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, महामारी है जो कि हमारे बीच में आ गई और इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं था। अदरवाइज फिर भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी सुविधाओं को और अपने लोगों को देखते हुए, अपने देश के हित को देखते हुए, अपने जनता को हित को देखते हुए, वोटर के हित को देखते हुए उसी तरह की गाइडलाइन रखी है। उसको इन नेताओं ने नहीं फॉलो किया। इसकी जिम्मेदारी जनता की और उनके नेताओं की है। मेरा तो यही अनुरोध है सारे पार्टियों के नेताओं से, सारी बातें करने की जगह या तो वो अपनी वर्चुअल रैलियां करें, अपने लोगों को मास्क दें, अपने लोगों को जो बुलाते हैं उनकी पूरी देखरेख करें, क्योंकि जब जनता ही नहीं रहेगी तो ये चुनाव किस बात के लिए होगा और किसके लिए होगा, किस पर ये राज करेंगे। मेरा तो यही सोचना है और इसमें इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी नेता डायस से खड़ा होता है सबसे पहले जनता को ये एड्रेस करे। अगर रैली कर रहा है, वर्चुअल रैली कर रहा है, जिस तरह की भी रैली कर रहा है, संपर्क कर रहा है, उनको चाहिए कि उनके नेताओं को, उनके वर्करों को, सभी को चाहिए कि वो जनता के हित को देखते हुए सबसे पहले ये अनाउंसमेंट करें कि सबसे पहले मुफ्त में मास्क होना चाहिए, अपने सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। और लेकिन लोग अगर तब भी नहीं मानेंगे तो फिर चुनाव आयोग के पास क्या विकल्प बाकी रह जाता है? ये तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कोई प्लान बी चुनाव आयोग के पास है या नहीं? देखिए ऐसा है कि सवाल इस बात का है, जिन प्रदेशों में चुनाव नहीं है उनमें तो चुनाव आयोग को कोई लेना देना है नहीं। और क्या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज क्या घर घर जाएंगे, क्या हर आदमी के पास पहुंचेंगे क्या पर्सनली? उनकी तो गाइडलाइन होती है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उनकी जो भी गाइडलाइन है वो फॉलो करें हर स्टेट के लिए। और यही नहीं, लेकिन अगर स्थिति बस में ही नहीं है तो फिर आज जो बैठक हुई सर्वदलीय सभी दलों के साथ, सभी दलों के नेताओं के साथ, क्या हुआ उसमें? किस बात पर मंथन किया गया और क्या निष्कर्ष निकला? भाई देखिए ऐसा है कि सभी दलों को बुला के चुनाव आयोग ने समझाया है उनको, और उनसे स्थिति भी है, मेडिकल के जो चीफ थे उनको भी बुलाया गया, सुरक्षा के जो चीफ थे उनको बुलाया गया, और बुला के जो बंगाल चुनाव आयोग के चीफ हैं उन्होंने मीटिंग ली, सबको सजेशन दिए, सबसे सजेशन लिए। अब ये सजेशन जो है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये सारे सजेशन लेके हर पार्टियों का और मेडिकल रिपोर्ट और सिक्योरिटी की रिपोर्ट लेके ये जो है सीधा चुनाव आयोग को देंगे, और वहाँ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मीटिंग करेंगे कमीशन की, और उसमें तय होगा क्या करना है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, आधा से ज्यादा चुनाव हो चुका है। चुनाव होने के बाद क्या है, एक संवैधानिक संगठन वो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए चुनाव तो होने हैं, चुनाव नकारा नहीं जा सकता। कल को चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया था चुनाव होगा, लेकिन पूरा प्रोटोकॉल का पालन होगा। और हर देखिए चुनाव आयोग ने जो अपने पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सुरक्षा कर्मी और जितने सबका है उनको उसी तरह सैनिटाइजेशन, इवन हमारे सुरक्षा कर्मी भी जो हमारा वोटर नहीं लेके आता है अपने मास्क, उनको मास्क देता है, उनको सैनिटाइज करता है, उसी तरह की सुरक्षा के दृष्टि से वोटर को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नेताओं को समझना होगा, हर दल के नेताओं को समझना होगा और इस बात की उनको कसम लेनी होगी। नेताओं को समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और करवाना भी होगा जनता को। ठीक है अरविंद सिंह, हाँ उनके आदर्श हैं। ठीक है अरविंद जी, बात फिर वही घूम फिर कर आ जाती है कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, जनता के सामने नजीर पेश करनी होगी। साथ ही आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई, क्या हुआ इसमें, क्या सुझाव आप लोगों की तरफ से रखे गए और क्या कहा गया, क्या सुना गया? चुनाव आयोग ने आपकी सुनी या आपने चुनाव आयोग की सुनी? देखिए, हमने चुनाव आयोग से कहा कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर सुनिश्चित कराई जाए, दबाव डाला जाए कि हर हालत में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, तभी हम इससे निजात पा सकते हैं। अब चुनाव 4 चरण के हो चुके हैं, कल 5 चरण कंप्लीट हो जाएगा, 3 चरण और बच रहा है। अब डिसीजन तो चुनाव आयोग को लेना है कि वो 3 चरण के चुनाव वो कराएगा या एक साथ करा देगा। जो भी चुनाव आयोग का डिसीजन होगा, बीजेपी उसको फॉलो करेगी। हाँ। लेकिन टीएमसी की इस मांग पर क्या कहेंगे? टीएमसी भी यही मांग कर रही है, तो क्या आप लोगों की भी यही मांग है कि बाकी के 3 चरण एक साथ हो जाने चाहिए? टीएमसी की जो मांग है उसके पीछे कुछ और कारण है। टीएमसी डे 1 से ही चुनाव से भाग रही है और वो फाइट नहीं कर पा रही है, इसलिए पलायन की नीति अपना रही है। दूसरा उनका रणनीति ये है कि एक साथ चुनाव होगा तो वो धांधली करने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा। फाइनली डिसीजन चुनाव आयोग को लेना है कि अब जो 3 चरण के चुनाव बच रहे हैं वो एक साथ होंगे या 3 चरणों में संपन्न होंगे। ठीक है। कोरोना महामारी के मद्देनजर एमबी महेश जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप लोगों की क्या स्थिति है? आप लोगों की क्या डिमांड है?
आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब आगे? हम तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया हमारी अधीर रंजन चौधरी जी कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन को हम लोग को मानना पड़ेगा, और इसलिए कि जनता पहले है उसके बाद वोट है। पहले जनता उसके बाद वोट। पहले जनता को देखा जाए, जनता की सुरक्षा को नजर अंदाज नहीं किया जाए। जनता के लिए हम लोग कांग्रेस जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, आपको मालूम होगा जब कोरोना महामारी हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो उस टाइम अधीर रंजन चौधरी इस सैनिक के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बच्चे के साथ, देश के हर नागरिक के साथ अधीर रंजन चौधरी खड़े हुए थे। तब तो किसी की लीडर को दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज हम लोग बोलना चाहते हैं कि ऐसा भाई खर्चा मैंने कभी भी किसी का मौत, किसी का बेटा नहीं खो जाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये देखी है कि आप देश पहले, उसके बाद वोट, पहले देश, पहले नागरिक, पहले जनता, उसके बाद सब कुछ। हमारे अधीर रंजन चौधरी और हमारे संयुक्त मोर्चा के जितने भी अधिकारी गए हुए थे, आज वो लोग ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन को हम लोग को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, रवि पाराशर, आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक दलों का ये दावा कितना सार्थक नजर आता है? देखिए शिल्पा जी, भारत में चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और जो पॉलिटिकल पार्टियां, देखिए कांग्रेस की बात हमने सुन ली, भारतीय जनता पार्टी की बात हमने सुन ली, तृणमूल कांग्रेस क्या मांग कर रही है ये हमें पता है। अब जो पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई हम तो चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा सर माथे पर होगा, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप। ये भारतीय संविधान पर के तहत चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं उनको आपको मानना ही चाहिए, और ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए पॉलिटिकली। अभी हमने सुना कि बिहार विधानसभा में, बिहार में था उस समय, बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान वो समय वो था जब हमारे पास पर्याप्त पीपीई किट नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी, और भी कोरोना से जो जूझने के उपाय उस समय किए जा रहे थे पूरे देश में बड़े पैमाने पर। जब वहां सक्सेसफुली चुनाव हो गया, वहां हालांकि चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने पुरजोर मांग ये की थी कि भाई थोड़ा कोरोना को देखते हुए इसको पोस्टपोन किया जाए, लेकिन उसकी भी वजहें पॉलिटिकल ज्यादा थी, ये कोरोना का डर कम था। मैंने बिहार में खुद दौरा किया और जाके देखा, और अब जब 4 स्टेट के चुनाव निपट चुके हैं और 4 चरण पश्चिम बंगाल के बाकी हैं, तब आप अगर इस तरह की कोई मांग उठा रहे हैं तो फिर मुझे लगता है बेसलेस है। अगर चुनाव आयोग, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लें कि अगर चुनाव आयोग बाकी बचे जो चरण हैं उनमें एक साथ वोट डलवा भी दे बाई चांस, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग ये कह चुका है, लेकिन अगर तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या कोरोना भाग जाएगा वहां से? असल में पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को, और उनसे भी बढ़कर जो सिविल सोसाइटी है किसी भी देश की, ये उसकी जिम्मेदारी है कि नागरिक जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और करवाएं दूसरों से। आप देखिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 14 तारीख को पश्चिम बंगाल पहुंचे पहली बार, तो पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि 5 लाख से ज्यादा लोग उनकी रैली में मौजूद थे। अब सवाल यह है कि रोज रोज आप केंद्र सरकार को व्यक्तिगत तौर पर ट्वीट करके घेर रहे हैं, और आप पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं तो नजीर पेश कर देते, एक डिजिटल रैली कर लेते आप, तब तो आपको हक बनता है कि आप अपोनेंट्स पे एमबी महेश इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है सर रोकूंगी आपको बीच में। एमबी महेश इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी, मैं बोल रहा हूँ कि जब राहुल गांधी बंगाल में नहीं आ रहे थे तब आप लोग बहुत बात उठा रहे थे, बंगाल में राहुल गांधी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, बंगाल में क्यों नहीं आ रहे। अब बंगाल में जब आए हैं तो इसका स्वागत कीजिए आप लोग कि बंगाल में राहुल गांधी आए हैं। तो आप लोग जितने बोल रहे थे तो सबका मुंह बंद हो गया। राहुल गांधी आकर दार्जिलिंग में आया, उसने मीटिंग किया, उसके मीटिंग करने के बाद में राहुल गांधी के आने से आपत्ति नहीं थी सर,
जो दावा किया जा रहा था ना कि लाखों की संख्या में भीड़ वहां पर एकत्रित हुई, आप लोगों की तरफ से तो सियासी तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा था कि देखिए कितना जनमानस हमारे साथ हमारे समर्थन में खड़ा हुआ है। फैसला नहीं हुआ था मैम, इस टाइम कोविड का फैसला नहीं हुआ था, आज कोविड का फैसला हुआ। उसको हम लोग सर आंखों में रख के बात करेंगे। क्यों नहीं हम लोग इलेक्शन जो हमारे बड़े हैं उनका बात को क्यों नहीं सुनेंगे? हमेशा सुनेंगे। जनता की जहां क्या पर खुद से पहल करते हुए आगे आने वाले तीनों चरणों में चुनावी रैलियां अपनी रद्द करेंगे आप लोग, या कोई और माध्यम अपनाएंगे रैलियों को संबोधित करने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए? सोशल डिस्टेंस करेंगे, हम लोग मास्क यूज करेंगे, हम लोग जैसा उनका गाइडलाइन होगा। क्या लाखों की संख्या में ये आपको संभव नजर आता है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर, लाखों की भीड़ में आप लोगों को ये संभव नजर आता है कि 2 गज की दूरी पर एक एक व्यक्ति खड़ा हो एक दूसरे से? शिल्पा एक प्रश्न और पूछिए महेश इससे जी कि महेश जो जी इनके आवाज मिल रही साथ है? चुनाव लड़ रहे हैं लेफ्ट फ्रंट महेश जी आवाज मिल रही है? हाँ जी अभी आवाज मिली, लेकिन आपका बात मैंने सुन नहीं सका मैम। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आप लोग ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लाखों की संख्या में भीड़ भी आ जाए आपकी रैलियों में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाए आपकी रैलियों में? कैसे आप लोग इस चीज को लेकर आश्वस्त करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे? मैं तो बार बार बोला हूँ, इलेक्शन कमिश्नर जो नियम कानून बांधेंगे उस नियम कानून के साथ हम लोग कांग्रेस कर्मी और कांग्रेस के लीडर सब कुछ हम लोग मान के चलेंगे। अरे तो यही तो जानना चाह रही हूँ आपसे, गाइडलाइंस तो अब भी थी, अब क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर आया? कर दिया जाए। नहीं, गाइडलाइंस हम लोग जब देख रहे हैं कि देश में जब से कोरोना आया है तब से सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन हमारे सामने है जी। बोलिए। सोशल डिस्टेंस हमेशा हर सभा में आपको मैं वीडियो फुटेज दे सकता हूं, देख लीजिए। हम लोग जितने सोशल डिस्टेंस को मान के चलते हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी का आप लड्डा जी का देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए, अमित शाह जी का देख लीजिए, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। लेकिन मतलब कंपैरिजन की भी तो कहां थी? ठीक है, बात तो वैसे सही है, हम में सब नंगे हैं। जो स्थिति कांग्रेस की है वही कुछ स्थिति बीजेपी की भी है। अरविंद सिंह, आप लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है। आप लोगों की चुनावी रैलियों में भी जिस तरह से लाखों की संख्या में भीड़ तो दिखाई दी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क लगाए बिना लोग नजर आए, गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां भी उड़ी और नतीजा आज देखिए सबके सामने है। धूले होने और नहीं होने, देखिए सवाल दूध के धूले होने और नहीं होने का नहीं है। सवाल ये है कि किसी भी एक विषय पे आपका स्टैंड क्या है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, कांग्रेस एक तरफ तो कहती है, हम पे आरोप लगाती है कि बड़ी रैलियां नहीं करनी चाहिए, बड़ी रैलियां खतरनाक है, और बाद में उनके नेता स्वयं आके बड़ी रैली करते हैं और दावा करते हैं कि हमारी रैली में 5 लाख की भीड़। लेकिन वो तो अरविंद जी ये कह रहे हैं ना कि जरा जेपी नड्डा की रैली को देख लीजिए, अमित शाह की रैलियों को देख लीजिए। जब बीजेपी नहीं मान रही तो हम कैसे पीछे हो जाएं? वो आप लोगों का उदाहरण दे रहे हैं। इसलिए तो बार बार बीजेपी से सवाल किया जा रहा है कि आप लोग आखिरकार ऐसा नजीर क्यों नहीं सेट करते, एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते कि बाकी लोगों का मुंह बंद हो जाए और आप लोगों के पास एक तथ्य हो जाए कि भाई देखिए हमने पालन किया है, आप भी करिए, क्योंकि जनता की जान सर्वोपरि है। हम मानते हैं जनता का जान सर्वोपरि है, हम मानते हैं जनता का जान सर्वोपरि है, और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। रैली होना नहीं होना कोरोना रोकने के लिए अचूक उपाय नहीं है। अचूक उपाय है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना। इसीलिए आप देखेंगे उन सारे राज्यों में जहां इलेक्शन का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, वहां कोरोना ज्यादा फैला है। तो केवल कोरोना के लिए केवल और केवल रैलियों को दोषी दे देना ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है अरविंद जी, ये जो नया मंत्र आपने इजाद किया है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये है क्या, जरा बता दीजिए। अब पिछली गाइडलाइन से कितना अलग है ये भी बता दीजिए। ये भी है, हाँ। ये बिहेवियर है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, हाँ। ये है अपने हाथ को धोना, और ये है अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन कराना। हाँ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोरोना की तो बात करते हैं, इस देश को पता ही नहीं है उनकी बारी आ चुकी है, उन्होंने खुद वैक्सीनेशन कराया है या नहीं कराया है। देश के सामने वो क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल आरोप लगाने से कभी बात नहीं बनती है, आपको जनता के सामने एग्जाम्पल भी रखना होता है।
बोलिए सर। महेश जी, आपका जवाब ना कंफ्यूजन वाला है। जैसे राहुल गांधी जी कंफ्यूज रहते हैं, वैसे आपका बयान भी बिल्कुल कंफ्यूज। नहीं, आपको सच्चाई से चिढ़ लगती है इसलिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं, मैं लेकिन तो सच्चाई बात अरविंद जी करूंगा। सवाल तो सही है ना, सवाल तो सही है ना, सवाल तो आप लोगों के ऊपर उठेंगे ना। जब आप लोग खुद एक उदाहरण पेश करेंगे तो फिर बाकी लोग भी फॉलो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आपके पास होगा फिर जवाब कहने के लिए कि देखिए हमने तो किया, आप लोगों ने नहीं किया, तो जनता भी देखेगी, जनता भी समझेगी। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रवि पाराशर, आपको क्या लग रहा है, ये आरोप सिर्फ एक दूसरे पर लगाने के लिए है? फॉलो कोई न करना चाहता और न कर पाएगा। जी, मैं इसमें एक बात बोलना चाह रहा था कि ऐसा है कि इन पार्टी के जितने लीडर्स हैं इनसे कहिए कि प्रोटोकॉल को फॉलो करें, नंबर 1। और अभी मैं दिन में सुन रहा था, एक डॉक्टर की एडवाइस थी कि जो अब की बार कोरोना आया है, पहले कोरोना से ज्यादा गंभीर है, और ये इतना स्प्रेड करता है कि एक आदमी 30 आदमियों को, 30 से 20 आदमियों को जो है संक्रमित करता है, और अगर वो एक घर में चला गया तो क्या हाल होगा इसका। इसलिए इन लोगों को ध्यान देना है। डे बाय डे कोरोना बढ़ रहा है, और कोरोना की बातें ना करें ये लोग, जो उसका सख्ती से पालन करें। और फिर अगर ये लोग नहीं करेंगे और कमीशन कराएगा तो फिर कमीशन को ये रोक देंगे। इसका कमीशन सख्ती कर रहा है, कमीशन ये भेदभाव कर रहा है, लेकिन उसको फिर ये तो या तो छोड़ दें कि कमीशन पालन कराए, या तो ये खुद पालन करें। पालन जब नहीं करेंगे तो फिर कमीशन कराएगा, तो इनको हर एक कोरोना आएगा। ये अब हमारे साथ सख्ती की जा रही है। क्यों? क्योंकि जनता नहीं होगी तो ये राज किस पे करेंगे? इनके नेता किस पे राज करेंगे? जनता ही नहीं जब होगी, तो इसलिए जनता की सेफ्टी पहले है, उसके बाद प्रोटोकॉल माने, और प्रोटोकॉल मान के हर जनता को ये अपना एक मैसेज दे। क्योंकि हर जब पार्टी का लीडर कुछ ना कुछ फॉलोइंग रखता है, अपने डाइट से खड़ा होकर बोल सकता है, कह सकता है कि कोरोना को फॉलो करिए, कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करिए, कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करिए, और खुद भी करें और जनता को भी कराएं, अपने वर्कर्स को। लेकिन फिलहाल तो रवि पाराशर खुद से इनिशिएटिव तो लेना बहुत दूर की बात है। इन लोगों ने तो गेंद को चुनाव आयोग के पाले में डाल दिया है कि भाई चुनाव आयोग अब फैसला लेगा, वो जो कहेगा हम लोग मानेंगे। हालांकि वो बात की बात है कि उस पर भी हंगामा देखने को मिलेगा, उस पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिलेगा। मोहम्मद अमीन, आपके पास आते हुए, फिलहाल आप लोगों के ऊपर सभी की निगाह है कि अब चुनाव आयोग आगे कोरोना की इस करंट सिचुएशन के बीच चुनावी रैलियों को लेकर, आगे की कल चौथा चरण हो जाएगा, बाकी के 3 चरण बचेंगे, उन तीनों चरणों को लेकर क्या कदम उठाता है? आप लोगों की तरफ सभी की निगाह है। भाई देखिए, इस बात का है कि जहां तक चुनाव आयोग ने अपना प्लान दिया है, कार्यक्रम बनाया है, उसी हिसाब से हर चीज का होता है। पोलिंग पार्टी होती है, मशीनें होती हैं, उसी हिसाब से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है, अफसरों का भी अरेंजमेंट होता है, ऑब्जर्वर्स का अरेंजमेंट होता है। ये लोग चाहते हैं कि इस वक्त कोरोना के नाम पे होश पोश करके हैं एक ऐसी समस्या क्रिएट कर दें, एक हवा क्रिएट कर दें जिससे कि चुनाव आयोग घबरा जाए। लेकिन इन सब परिस्थितियों से चुनाव आयोग घबराता नहीं है। चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन दे दी है, उसी हिसाब से चुनाव होगा। उसमें कल चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण भी आ चुका है कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव तो करना है तो जनता को करना है, इनके वर्कर्स को करना है, और इनको प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। जहां तक सवाल है बूथों का और जहां तक वोटर्स का, हर वोटर की सेफ्टी हमारा पहला कर्तव्य है चुनाव आयोग का। तो उनको वोटर आई कार्ड है, वो आएंगे, उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, नहीं करके आए तो कराया जाएगा। अगर मास्क नहीं लाए हैं तब भी उनको हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर होंगे आउटर रिंग में, वो उनको मास्क भी देंगे और वो अंदर वोटिंग करेंगे। हर चीज सैनिटाइज होगी, अंदर मशीनें सैनिटाइज होंगी, हमारे अफसर इंजेक्शन लगा होगा उनको, मतलब हेल्थ से क्लियर होंगे, प्रूव होंगे, और उनसे किसी तरह की अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो वोटर आएगा अपने घर से निकल के सही तरीके से वोट देके जाएगा, उसको कोई समस्या हमारे न पोलिंग स्टेशन पे है, न आने पे, न जाने पे, कहीं पे कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें सवाल बार बार ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को ये लोग रोक ना दें, इलेक्शन के ऊपर बातें न टालें, ये अपनी समस्या का हल अपने आप करें। जनता को ये संदेश दें, जनता से कराएं, सैनिटाइज भी कराएं। इनके वर्कर जब घूमते हैं वोट लेने के लिए, उनके हाथ में एक बोतल होनी चाहिए सैनिटाइज करना चाहिए, उनके हाथ में एक्सेस मास्क होना चाहिए। जिस बच्चे के पास या जिस आदमी के पास या बूढ़े के पास नहीं है, उसको ये हेल्प करें। ये इनका फर्ज बनता है कि वोट लेने की बात ना करें, उनको हेल्प करें। हेल्प करने के साथ में चीजें प्रोटोकॉल की उनको दें और उनसे फॉलो कराएं और वर्चुअल रैली करें। ये इकट्ठे ना होने दें, क्योंकि ये वक्त का जो कोरोना है वो 20 से 30 आदमियों को घेरे में लेगा, एक आदमी, उसके बाद ये स्थिति भयावह हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा संभव है? अरविंद सिंह सीधे आपके पास आते हुए, क्या ऐसा संभव है? मोहम्मद अमीन कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली आप लोग करिए,
क्या ये संभव है? आप लोगों को तो आदत है लाखों लाखों की भीड़ को जब तक अपनी आंखों के सामने नजर नहीं आ जाती आप लोगों को, तब तक शायद से आपको खाना हजम नहीं होता होगा। जबरदस्त भीड़ जब आपको नजर आती है तभी आपको लगता है कि हाँ भाई हमारे पास जबरदस्त जन समर्थन है। क्या वर्चुअल रैली आप लोगों के लिए संभव है? इस स्थिति में क्या आप लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे, कदम उठाएंगे, जनता की जान के बारे में थोड़ी सी परवाह करेंगे? अरविंद सिंह, अब मैं बोलता हूं, मेरे को जरा ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद अमीन साहब जो बात कर रहे थे वो एक सक्षम अधिकारी रहे हैं, चुनाव आयोग में उन्होंने काम किया है, चुनाव आयोग के बारे में उनको जानकारी है। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव आयोग जो भी डिसीजन लेगा, जो भी निर्णय लेगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को सहयोग देगी, चुनाव आयोग के निर्णयों का स्वागत करेगी। हम ममता बनर्जी जैसे चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पे नहीं बैठेंगे, हम ममता बनर्जी जैसे केंद्रीय बलों का घेराव नहीं करेंगे, हम ममता बनर्जी जैसे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके कारण से जो बंगाल में शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं उसमें व्यवधान पड़े। चुनाव आयोग को जो भी कदम उठाना है वो उठाए। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि उसके सारे निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि भाई ये राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो रैलियां बुला रहे हैं तो वहां पर कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप लोगों की जवाबदेही बनती है। अरविंद जी, बिल्कुल बनती है। इसलिए शिल्पा जी हम भरपूर कोशिश करते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो और लोगों के बीच में डिस्टेंस बना रहे और जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम रैली भी करते हैं और चुनाव प्रचार भी करते हैं। और हम कभी चुनाव आयोग के खिलाफ न धरना देते हैं, न प्रदर्शन करते हैं, न ही उन केंद्रीय बलों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी चुनाव संपन्न कराना है उनका घेराव करते हैं। घेराव करने का जनता से आह्वान करते हैं। मोहम्मद अमीन, आप ही के पास आते हुए, इस समय चुनाव आयोग के ऊपर नजरें इस लिहाज से भी टिकी हुई है क्योंकि आप लोग अब इस क्रूशियल टाइम पर जो महत्वपूर्ण फैसला लेंगे उसके आधार पर आगे का रास्ता तय होगा। तो फिलहाल आप लोग किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे आप लोग क्या करने की योजना बना रहे हैं, या सब कुछ राजनीतिक दलों पर ही छोड़ दिया है, जनता पर ही छोड़ दिया है, और हो क्या रहा है असल में वो आप भी देख रहे हैं? है सर्वोपरि और जनता ही हमारी वोटर है, जनता ही वोट करती है। हर प्रत्याशी को पता है उसको जनता ही वोट करेगी, तभी वो जीतेगा या हारेगा। सवाल इस बात का है उनको कि वो इस वक्त जिस पार्टी के लीडर हैं, मेरा उन सभी से यही अनुरोध है, बारंबार यही अनुरोध है कि वो हमारे प्रोटोकॉल का पालन करें कोरोना का। और अब देखिए, अगर यही पर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सख्ती की जाएगी तो फिर ये कहा जाएगा कि सख्ती की जा रही है, उसमें फिर देखिए। लेकिन इस समय सख्ती किया जाना वक्त की दरकार है सर। सख्ती कीजिए, जबरदस्त सख्ती कीजिए। कोई कैसे कह देगा? किसी की जान को जोखिम अगर होता है तो ये लोग कैसे कह देंगे फिर? और अगर कहेंगे तो जनता बैठी है देखने के लिए। देखिएगा, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसी तरीके से सख्ती बढ़ेगी चुनाव आयोग की। और फिर आरोप प्रत्यारोपों का दौर सिर्फ चुनाव आयोग पर लगेगा कि किसी प्रेजुडिस होकर काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। निष्पक्ष होकर कार्य किया जाएगा। और इन लोगों को बारंबार बता दिया गया, इसलिए मीटिंग की गई है। इससे पहले भी जब भी कभी चुनाव होता है इन सभी पार्टी के लीडर्स को बुलाकर बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। लेकिन अब इस कोरोना काल में इतनी सख्ती बरती जाएगी, ये भूल जाएंगे इस बात को कि हम चुनाव लड़ने आए हैं। और यहाँ तक कोशिश होगी चुनाव आयोग की कि हर सुरक्षा का और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। और यही एक्सपेक्टेशन चुनाव आयोग से होती भी है मोहम्मद अमीन कि तमाम आरोप लगते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, हर दल लगाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय हमें लोगों की जान को बचाना है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ नियमों का बनाना वो आप लोग बनाए। यही उम्मीद आपसे इस समय। ये सब बातें आज जो की गई हैं हमारे स्टेट चुनाव आयोग के पास, चीफ के पास, सारी दलों की रिपोर्ट और हेल्थ की रिपोर्ट और अधिकारियों की रिपोर्ट सब मिलाकर और ऑब्जर्वर्स के भी अपने ऑब्जर्वेशन होंगे, इन सबको मिलाकर ये भेजा गया है रिपोर्ट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास। तो वहाँ पर फुल कमीशन बैठ के इस बात को करेगा और इनको सख्ती से सख्ती निपटा जाएगा। तो उसमें किसी को ढिलाई नहीं बरती जाएगी और इनको कोशिश ही की जाएगी हमारा निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव हो। ये चुनाव आयोग का जो अपना मोटो है। लेकिन ऐसा ना हो सर कि फैसला आते आते
निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाए। नहीं, ऑलरेडी काफी विकराल रूप कोरोना ने धारण कर लिया है। नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टरों की भी राय है और हेल्थ मिनिस्ट्री की भी राय ली जाएगी यहाँ पर भी कि क्या स्थिति है वहाँ पर लेटेस्ट, उसी हिसाब से कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करेगा। चुनाव तो नहीं रुकते, इसमें दो राय नहीं। चुनाव को सुरक्षित रखना ये भी दो राय नहीं, इसमें सुरक्षित रखा जाएगा और जनता की सेफ्टी मस्ट है। यानी हमारे जो नागरिक हैं, वोटर हैं, वो सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा देखी जाएगी पहले, और नेताओं को भी प्रताड़ित किया जाएगा और उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे, उनको नोटिस दिए जाएंगे और उन पे एक्शन। नेताओं को डायरेक्शन दे दिए जाएंगे, नोटिस दिए जाएंगे। रवि पाराशर, लेकिन क्या आपको लगता है कि नेतागण इनको फॉलो करेंगे? उनको समझ में आएगी ये बात? मैं हर दल की बात कर रही हूँ। नहीं, देखिए बिल्कुल शिल्पा, मैं ये कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, ये नई परिघटना नहीं है देश में। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोरोना के इस पूरे काल के दौरान बहुत सारे देशों में चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, लेकिन वहां पर चुनाव कराने वाली जो संस्थाएं हैं या जो संस्था है, उसे लेकर बहुत विवाद की स्थितियां हमें कहीं से भी, ना हमारे पड़ोसी देशों में जहां चुनाव हुए या अमेरिका में चुनाव हुए या बहुत सारे देशों में चुनाव हुए हैं, वहां से चुनाव कराने वाला जो निकाय है उसको लेकर के कोई सवाल सुनने को नहीं मिला। लेकिन भारत में अब असल में विपक्ष का एक ही काम रह गया है कि जो सत्तारूढ़ दल हैं या गठबंधन है, उनके हर काम की आलोचना करना। एक तो मुझे लगता है कि ये रवैया, ये जो मानसिकता है विपक्ष की, इसको थोड़ा सा मन में जाकर के विचार करना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, आज जो हम बहस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान कोरोना प्रबंधन को लेकर के, या जो पॉलिटिकल पार्टियों की बयानबाजी है, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 मई को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल में या पूरे देश भर में कोरोना की समस्या खत्म हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस जो विषम परिस्थिति है, इससे सबक लेना चाहिए। वो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाते हैं हर बार? वो सिविल सोसाइटी की बैठक क्यों नहीं बुलाया करते हैं? और फिर दूसरी चीज ये भी है कि आपको 5 साल चुनाव होता है, अगर मध्यावधि चुनाव की स्थितियां नहीं बनती हैं, तो किसी भी स्टेट में 5 साल बाद दोबारा चुनाव होता है। तो और सारे राज्यों में चुनाव आयोग की मशीनरी पूरे 5 साल काम करती है, केंद्रीय चुनाव आयोग तो है ही। तो ऐसे में पूरे 5 साल आप सिविल सोसाइटी को चुनाव सुधारों को लेकर, चुनाव के प्रति मतदान को लेकर जागरूक क्यों नहीं करते? अचानक आप चुनाव के समय अधिसूचना जारी होने के बाद आपके अधिकारी जागृत क्यों होते हैं, सक्रिय क्यों होते हैं? और दूसरी चीज जो आपने प्रश्न उठाया कि जो पॉलिटिकल पार्टियां पश्चिम बंगाल में, मैंने कहा कि 2 मई के बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे, जिसकी भी सरकार बनेगी सब देख लेंगे। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो करोड़ों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनको आप आंदोलन की तरह किसी भी ऐसी सामाजिक समस्या जिससे जो पार्टी के वर्कर को देख के, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं तो मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मुझे कोरोना नहीं होगा, या तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं तो कोरोना नहीं होगा। ये कोरोना किसी पार्टी को ध्यान में नहीं रखता है। तो आप जब पूरे 5 साल के दौरान, अब क्या हम ये सबक लेंगे इस महामारी के बाद कि लोगों को सामाजिक तौर पर और उनकी सेहत के प्रति जागरूक करने का काम हम पार्टी स्तर पर करेंगे, भले ही सरकार हमारी पार्टी की ना हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों की सोच क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी देखिए महाराष्ट्र में हमने देखा, वहां तो चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां भीड़ बढ़ी है वहां पर पलायन के लिए या फसलें काटने के लिए। तो वहां कुछ अतिरिक्त ट्रेनों की रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई, लेकिन जो लोग वहां पहुंचे स्टेशनों पर भीड़ लगाने के लिए, उन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि रिजर्वेशन पहले से करा के आना पड़ेगा। तो वो धूप में खड़े रहे। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता, जो महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्या ये बस्ती बूथ स्तर पर जाकर के ये जागरूकता और ये जानकारी देने का काम नहीं कर सकते हैं? क्या केवल चुनावों के समय या सरकार में जब विधानसभा सेशन चले या लोकसभा संसद के 3 सत्रों, जवाब दीजिए इस बात का। पूरी तरह जागरूक होंगे? आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है ना। मैं जो टीवी में बैठा हूँ, जनता की आवाज को उठाना जी से, जी जनतंत्र टीवी में मैं बैठा हूँ। मैडम जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको पूरे देश के वासी को भी खबर होना चाहिए और इलेक्शन कमिश्नर जो बंगाल के हैं उनको भी खबर होना चाहिए
कि कलकत्ता पोर्ट एक विधानसभा है, कलकत्ता पोर्ट, जहां पर दलित का और हमारे माइनॉरिटी का बहुत बड़ा संख्या है। जैसे कि अभी हमने केस भी दर्ज किया है, हमने कंप्लेन भी दिया है कि लाइन लगा लगा कर फॉर्म बांटा जा रहा है कि 1000 रुपये। आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी बहुत पहले ऐलान करी थी कि 1000 रुपया और साल में 12,000 रुपया दिया जाएगा। तो आज इलेक्शन के टाइम में, कोरोना के टाइम में एक क्यों ऐसा किया जा रहा है जहां पर पब्लिक की भीड़ होगी। अभी इलेक्शन कमीशन अभी बताए हैं कि भीड़ को कम करा जाए, भीड़ को शांति तो उसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, चुनावी रैलियां सारी रद्द होनी चाहिए, उसमें सारे दल शामिल होते हैं, उसमें आप भी शामिल है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें टीएमसी भी शामिल है। हम लोग तो हमेशा चेष्टा किए हैं कि सोशल डिस्टेंस को मानकर कोई भी प्रोग्राम लिया जाए। आपको मालूम होगा कल हमारा प्रोग्राम है अधीर रंजन चौधरी जी का, सोशल डिस्टेंस होगा। हमारा सोशल डिस्टेंस मानकर हम लोग प्रोग्राम करेंगे, हम लोग मार्क्स, हम लोग चेयर। हाँ, मैं वीडियो बोलूं तो आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा कि हम लोग किस तरह से इसको माना जाए। अधीर रंजन चौधरी बंगाल के हमारे माने जो बोल देंगे, हम लोग कांग्रेस जितने भी लीडर, कांग्रेस कर्मी सब उनको फॉलो करके उनको मानते हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, अगर आप सब फॉलो करते हैं, अगर आप सब लोग मानते हैं, तो फिर ये संक्रमण के आंकड़े बढ़ते क्यों जा रहे हैं? आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आप बताइए कि ये तो ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं है। ये जो कंडीशन हो रहा है, महामारी बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग को ही ठीक करना पड़ेगा। ये बीजेपी तृणमूल बोल के नहीं, सारे जनता को ठीक करना पड़ेगा कि ये बीमारी को दूर भेजा जाए। आप तो कह रहे हैं कि हम सबको ठीक करना पड़ेगा, दूसरी तरफ आप लोगों का दूसरे दलों के साथ मिलकर इसी मुद्दे पर कोई सहयोग होता हुआ नजर आता नहीं है। झगड़ा अलग है, पार्टी का झगड़ा अलग है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टी का झगड़ा अलग है। मैं मेरा बात को सुन लीजिए, पार्टी का झगड़ा अलग है, लेकिन जनता के हित के लिए, जनता के सपोर्ट के लिए हम लोग को सबको मास्क पहनना पड़ेगा और सबको इसका पालन पूरा करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। प्रियंका गांधी तो बहुत पहले ही बोली थी। अच्छा, अगर इस बात का जिक्र होता है, इस बात का कुछ ऐसा अगर निकलकर फैसला सामने आता है कि भाई चुनावी रैलियां रद्द होगी या फिर वर्चुअल माध्यम से होगी, आप लोग तैयार रहेंगे? 100% जो सबको डिसीजन रहेगी तो हमारी भी रहेगी। हम लोग क्यों बोलेंगे कि अरविंद सिंह, आपका क्या जवाब रहेगा? लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि पूरे देश में कोरोना का महामारी चल रहा है, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी यहाँ पर आकर पड़े हुए हैं और देश के रैली करने बड़े, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कोरोना। माफी के साथ महेश जी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक रैलियां, नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। मतदान के 72 घंटे पहले खत्म होगा प्रचार। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राजनीतिक दलों को, सभी को सारे नियमों का पालन करना होगा। जितनी भी कोविड-19 के मद्देनजर गाइडलाइंस बनाई गई हैं, पालन हर हाल में करना होगा। जितनी भी रैलियां होंगी, रैलियों में मास्क का, सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना अनिवार्य है और अब वो धरातल पर भी नजर आना चाहिए। नेतागण अपने समर्थकों से शारीरिक दूरी के लिए कहे, जनसभा में शामिल हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा। इसके अलावा जिस भी दल की वो राजनीतिक रैली होगी, चुनावी रैली होगी, उस दल को वहां मौजूद एक एक व्यक्ति को मास्क देना होगा, सैनिटाइजर देना होगा। पहले 48 घंटे पहले चुनाव खत्म हो जाता था, प्रचार प्रसार खत्म हो जाता था, लेकिन अब 72 घंटे का इस समय कर दिया गया है। हमारे साथ एक बार फिर से तमाम मेहमान जुड़े हुए, उनके पास जाते हुए मोहम्मद अमीन, ये बहुत बड़ा फैसला आप लोगों ने ले तो लिया है, लेकिन इसका पालन कैसे करवाएंगे? पालन इसलिए होगा कि हमारे 11 ऑब्जर्वर जो सीनियर IPS अफसर हैं वो भी पहुंच रहे हैं वहाँ पर। कुछ कंपनियां और लगा दी गई हैं। इससे ये पता चलेगा प्रशासन का और सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है। अब ये इस तरह की कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर, किसी भी रैली को, किसी को संभालने के लिए 11 हमारे सीनियर IPS अफसरों का वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। उससे पहले ऑलरेडी तो है वहाँ पर,
और कुछ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और भी भेजी गई हैं, कुछ अफसरों को और भी भेजा गया है। ये हालात को देखते हुए अब ये सब कड़ाई से पालन होगा। ये जो नियम कायदे कानून इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा धरती पर, ये नहीं होगा। इन नेताओं की फर्जी बातों से कोई काम चलने वाला नहीं है। उनको पूरी सजा दी जाएगी, बल्कि उनको अरेस्ट भी किया जाएगा अगर ये इस तरह गलत पाए गए। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से सख्ती बरतने की यहाँ पर तैयारी। अरविंद सिंह, इन नई गाइडलाइंस पर क्या कहेंगे आप? फॉलो होंगे? जी, इनको मानना होगा। देखिए मैंने सभी को मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग जो भी डिसीजन लेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके निर्देशों का पालन करेगी। हमें इस बात पर गर्व है कि भारत में एक इतना शानदार चुनाव आयोग है जिसका निष्पक्ष चुनाव कराने का रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा अमेरिका से लेकर बड़े बड़े विकसित देशों में चुनावी विवाद पैदा होते हैं, लेकिन भारत में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाते हैं। ये क्षमता है भारत के चुनाव आयोग का। सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य बनता है कि चुनाव आयोग को सहयोग करे और चुनाव आयोग जो निर्देश देता है उसका पालन करे, सिवाय इसके कि उस पे आरोप लगाए, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करे और ये कहे कि चुनाव आयोग, लेकिन जब पालन होता नहीं है इसलिए सवाल पूछा जाता है। जी, गाइडलाइंस तो पहले भी थी, कैसे धज्जियां उड़ी वो भी हमने देखा। अब ये नई गाइडलाइंस सामने आई है, इनकी धज्जियां ना उड़ी ना उड़े, कैसे आश्वस्त करेंगे, कैसे गारंटी लेंगे इस बात की? क्योंकि अब साफ साफ कह दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आप लोग अगर जनसभा बुलाएंगे तो उसमें शामिल हर एक व्यक्ति को मास्क देना होगा, सैनिटाइजर देना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। अब आप नहीं बचेंगे, गिरफ्तारी तक हो सकती है। देखिए, चुनाव आयोग को अधिकार है, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पालन हो। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, इतना कंफ्यूजन भरा उनका स्टेटमेंट था, एक इशू पे आपका एक बयान हो सकता है। रैलियों के ऊपर बोल रहे थे, या तो इनके हिसाब से रैलियां होनी चाहिए और यदि होना ठीक नहीं है तो ये कहे नहीं होना चाहिए। रैलियां होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, दोनों के पक्ष में स्टेटमेंट देना, ये तो बहुत कंफ्यूजन भरा स्टेटमेंट है। इनका बयान वैसे ही है जैसे राहुल गांधी जी बयान देते रहते हैं कि लॉकडाउन लागू भी होना चाहिए देश में और नहीं भी लागू होना चाहिए। तो इसको हम क्या समझें? अरविंद जी, जितनी चिंता आप लोग राहुल गांधी की करते हैं, कांग्रेस के एक एक कदम की करते हैं, अगर उतनी चिंता आप लोगों की जान की कर लेते तो शायद आज स्थिति यहाँ तक ना आन पहुंचती। आज स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि बार बार आप लोगों से, आप लोग सत्ता में हैं, आप लोगों की डबल इंजन की सरकारें हैं कई राज्यों में, फिर भी अगर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा जवाबदेही आप लोगों की ही बनती है। शिल्पा जी, आपका बात सही है, हम केंद्र में हैं, हम सरकार में हैं, तो हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। यही कारण है कि हमने कदम भी उठाया है, हमने काम भी किया है और भारत उन देशों में से है जहां पे सबसे तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है। भारत उन देशों में से है जहां पे सबसे कम डेथ रेट है। भारत उन देशों में से है जहां सबसे ज्यादा रिकवरी है। लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं है, हमें और भी दूरी तय करनी है और इसमें सबका साथ और सबका सहयोग लेके टीम इंडिया की भावना से हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई जैसे पिछले साल जीते थे, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी होगी, जीतेंगे। शुरुआत आपको करनी होगी, इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए उदाहरण आपको सेट करना होगा। बिल्कुल सही है, हम गाइडलाइन का पालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उदाहरण भी सेट करें, लेकिन हम यह भी अपेक्षा करेंगे कि बाकी दल भी चुनाव आयोग से कोऑपरेशन करें, उसको सहयोग दे, केवल उस पर आरोप प्रत्यारोप न लगाए। ठीक है, महेश जी जवाब दीजिए, आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार है? क्योंकि इस समय सर राजनीति से ऊपर उठकर जरा सा सोचिए, जनता के बारे में सोचिए, वही जनता जिसके हित के लिए आप दिन रात कसम खाते हैं, जिसके हित के लिए आप जैसी तमाम राजनीतिक दल दिन रात मेहनत करती है, अगर वही जनता नहीं रहेगी, जिस तरह से बार बार मोहम्मद अमीन भी कह रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा? किस पर राज कीजिएगा? कैसे लोकतंत्र को बचाइएगा? कैसे जनतंत्र की दुहाई दीजिएगा? मैंने तो फर्स्ट टाइम नहीं बोला कि जनता को पहले देखा जाएगा, उसके बाद चुनाव होगा। हाँ। चुनाव के फैसले होंगे, लेकिन जनता पहले सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भारत वर्ष सुरक्षित रहेगा। ये हमारा कहना है। राहुल गांधी भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी, हमारे अधीर रंजन चौधरी भी, मैं भी बोल रहा हूँ कि पहले जनता की सुरक्षा
उसके बाद सब कुछ। ठीक है रवि पाराशर, नई गाइडलाइंस आ गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। क्या लगता है आपको, राजनीतिक दल अपनी कमिटमेंट पर रहेंगे? कह तो रहे हैं हाँ हम पालन करेंगे, लेकिन जब चुनावी रैली सर पर होगी पालन होता हुआ नजर आएगा? क्या लग रहा है आपको, संभावनाएं क्या बन रही है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की इन गाइडलाइंस के बाद कुछ तो स्थिति में परिवर्तन जरूर होगा। और आपको श्वेता जी याद होगा कि तुलसीदास कहते थे, लिख के गए हैं कि भय भिन्न प्रीत न होए गोसाई, और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब अगर मेरा मानना यह है कि जो चीजें कंडीशंस होती हैं चुनाव रद्द करने के लिए, जीतने के बाद भी किसी प्रत्याशी के लिए, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान महामारी जैसी परिस्थितियों में अगर कोई भ्रष्टाचरण, इस तरह का भ्रष्टाचरण कि आपके जो समर्थक हैं रैली में आते हैं, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, इसे भी भ्रष्टाचरण मानते हुए चुनाव रद्द करने के जो आधार हैं उनमें शामिल जब तक नहीं करेंगे तब तक पॉलिटिकल पार्टियों को कोई सीख सबक अंतिम तौर पर नहीं मिलेगी। तो ऐसे भी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पक्ष चुनाव आयोग का सामने आता है कि अगर ऐसा कहीं भी होता हुआ नजर आए, उल्लंघन होता हुआ नजर आए नियमों का, तो तुरंत से एक्शन ले। यहाँ तक कि प्रत्याशियों के टिकट को भी रद्द किया जाना चाहिए ताकि बाकी लोगों को सबक मिल सके, उनमें भी एक खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन जब एक्शन होता नहीं तो बाकी लोग अपने आप ढुलमुल रवैये अपनाने लगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। और अब तो ये पब्लिक डिस्कोर्स में ये चर्चा होनी चाहिए कि चुनाव भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? राजनीति तंत्र नहीं है भारत में। अंतिम तौर पर भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र का मतलब लोक का तंत्र, यानी लोक यानी जनता, आम आदमी का तंत्र। तो सबसे बड़ी इकाई तो आम आदमी है लोकतंत्र की। अगर अब देखिए, कोरोना जैसी जो महामारी है वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया में इंसानियत के अस्तित्व, इंसानियत के वजूद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम पूरी दुनिया के साथ कदम ताल तभी कर पाएंगे ढंग से जब हम पॉलिटिकल दुराग्रहों आग्रहों को छोड़ करके कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट जब तक नहीं होंगे राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, तो ये बयानबाजी होती रहेगी, इसका कोई फायदा नहीं है। और जहां तक चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सवाल है, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर चुनाव रद्द करने की स्थिति में हो, वो अदालतों में न जाए मामले, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर खुद देखें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और जहां पर मास्क नहीं है, 2 गज की दूरी नहीं है रैलियों में, इसे भ्रष्टाचरण मानते हुए बाकायदा चुनाव रद्द करने की शक्ति दिखानी चाहिए चुनाव आयोग। ठीक है मोहम्मद अमीन, क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर आप लोगों ने एक भी सख्त एक्शन एक भी प्रत्याशी के खिलाफ लिया तो एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचेगा। जितनी सख्ती के साथ आप लोगों ने ये नियम बनाए हैं, क्या उतनी ही सख्ती के साथ आप लोग इनका पालन भी करवाएंगे? और ये कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है आप लोगों के सामने? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले कभी ऐसी भयावह स्थिति इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं आई। आज दुनिया की जो बहुत बड़ी महामारी हुई है, पहली हुई तो ये पहली बार देखने में आया है। इन लोगों को शायद पता है, इसी का आभास है, इसीलिए इस बात को रिपीट कर रहे हैं हमारे नेतागण कि ऐसा है कि ये एक्शन होगा और उसमें इनकी सदस्यता भी जा सकती है। इन सभी को मालूम है, सभी पार्टी के लीडर्स को मालूम है कि हमारे चुनाव आयोग को जो नियमावली है बनी हुई, और जो लेकिन जहां जहां नियमों का उल्लंघन होगा वहां सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और तुरंत एक्शन होना चाहिए, तभी तो एक डर पैदा होगा। उसमें इलेक्शन कमीशन छोड़ने वाला नहीं है। कई बार इनके जो मैं कहता हूँ पैसे ज्यादा लग जाते हैं तो उसमें भी सदस्यता रद्द हो जाती है। ये रिपोर्ट ऑब्जर्वर देंगे। अब मेरा सिर्फ एक अनुरोध है सारे पार्टी के लीडर से, ये लीडर सभी पार्टी के जितने लीडर हैं वो अपनी अपनी पार्टी के लिए आदर्श हैं। मेरा यही अनुरोध है उनसे कि वो जब भी डैश पे जाएं, जब भी संपर्क में जाएं, वो सभी से प्रोटोकॉल कोरोना का पालन करने का दिशा निर्देश देते हैं अपने वर्करों को, और जनता को भी समझाएं। और जनता जो है बड़ी भोली भाली है, उसको जो अगर कोई चीज नहीं है तो उसको हेल्प करें। जनता बहुत गरीब है देश की, हमारे देश के लोग, और इसको सोचना होगा कि अपना ही ध्यान न रखें कि अपने मुंह पे लगा दिया है अपना वो जन्म है मास्क, बल्कि जनता को भी बांटें, जनता को भी सैनिटाइजर दें और उनको शिक्षित करें। और इसी तरीके से संभव हुआ तो पार्टी और नेता और इलेक्शन कमीशन तीनों मिलकर ही सही रूप से चुनाव को संगठित किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया वाकई में संभव, अगर ये कर दिखाया गया, तो फिर
कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अब ये समय हमारे देश के सामने कोरोना काल में जो खड़ा हुआ है, ये समय एक दूसरे पर दोषारोपण का है ही नहीं। दरअसल ये समय एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे के विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ इस जंग को आगे बढ़ाने का है और कोरोना को हरा कर दिखाने का है। इसलिए हम सबको अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, अपनी अपनी लापरवाहियां छोड़ते हुए सतर्कता बरतनी होगी, सजगता फैलानी होगी, तभी यह संभव हो पाएगा। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।